नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली एम्बुलेंस के लिए भी हेल्थ सर्टिफिकेट जरूरी, मेडिकल टीमों की रिपोर्ट के बाद ही मिलेगा राजधानी में चलने का लाइसेंस। जी, अगर आप राजधानी दिल्ली में मरीजों को एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराना चाहते हैं तो अब सीधा पंजीकरण ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में नहीं हो सकेगा, क्योंकि इससे पहले एम्बुलेंस का मेडिकल चेकअप होगा, वो भी डॉक्टरों की स्पेशल टीम से। सरकार की ओर से इसके लिए स्पेशल टीम गठित की गई है, मैं जो एम्बुलेंस में जरूरी मेडिकल सामानों की जाँच करेगी। मैं जाँच में पास होने के बाद ही उसका रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। मैं सरकार की ओर से जारी पत्र के अनुसार स्वास्थ्य विभाग ने 5-6 टीमों का गठन किया, जिनमें नामी सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर शामिल हैं। ये टीमें यह देखेंगी कि एम्बुलेंस पूरी तरह से सही है या नहीं, जैसे उसमें जरूरी मेडिकल सामान है या नहीं, स्ट्रेचर सही है या ऑक्सीजन सिलेंडर काम कर रहा है या नहीं। जांच के बाद टीम एक रिपोर्ट तैयार करेगी और उसे दिल्ली सरकार की कमेटी को सौंपेगी, जो एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन करेगी। दिल्ली में आज येलो अलर्ट है, 2 दिन झमाझम बारिश, बाद में कैसा रहेगा मौसम का हाल। ये दिल्ली के साथ ही एनसीआर के शहरों पर मानसून मेहरबान होता नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में बादल छाए रहने और गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। बता दें कि आज यानी 10 जुलाई को भी दिल्ली एनसीआर के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। इन दोनों ही दिनों के दौरान वज्रपात की घटनाएं भी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार इसके बाद भी बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने 11 से लेकर 15 जुलाई के दौरान दिल्ली एनसीआर के इलाकों में बादलों की आवाजाही बरकरार रहेगी। 11 से लेकर 15 जुलाई के दौरान दिल्ली एनसीआर के अलग अलग हिस्सों में रुक रुक कर हल्की बारिश या फुहारें देखी जा रही है। में 11 से लेकर 15 जुलाई के दौरान यदाकदा वज्रपात की घटनाएं भी हो सकती है। क्या बाजार में आएगा 50 रुपए का सिक्का, केंद्र सरकार ने कोर्ट को क्या बताया। जो 50 रुपए के सिक्के को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ी जानकारी दी है। सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया है कि फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। दरअसल याचिकाकर्ताओं ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए 50 रुपए के सिक्के जारी करने की मांग को लेकर कोर्ट का रुख किया था। फिलहाल बाजार में 1, 2, 5 और 20 रुपए के सिक्के मौजूद थे। बता दें कि बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने मंगलवार को कोर्ट को बताया कि बाजार में 50 रुपए के नोट का कोई विचार नहीं है, क्योंकि लोगों ने मौजूदा 10 और 20 रुपए के सिक्कों पर नोटों को प्राथमिकता दी है। दिल्ली शराब घोटाला, केजरीवाल को समन करने वाले आदेश पर दिल्ली हाईकोर्ट। जब दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को दोबारा तलब किया था। इस आदेश को निचली अदालत से भी मंजूरी मिल गई थी। ईडी के इस आदेश के खिलाफ केजरीवाल दिल्ली हाईकोर्ट गए, जहां अदालत ने ईडी को नोटिस जारी किया है। जस्टिस रविंदर डुडेजा ने ईडी को केजरीवाल की ओर से दायर दोनों याचिकाओं पर अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा कि ईडी अपने प्रारंभिक आपत्तियां हलफनामे में बता सकती है। इस मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी। ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ शिकायत मामले दर्ज किए थे, क्योंकि धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत समन जारी किए जाने के बावजूद वो आबकारी नीति मामले की जांच में शामिल नहीं हुए थे। फर्जी पुलिस वाला बनकर दिल्ली पुलिस की महिला पुलिसकर्मियों को टारगेट करता था युवक, जाने कैसे पकड़ा गया। जब दिल्ली पुलिस ने फर्जी पुलिसकर्मी बनकर दिल्ली पुलिस की महिला पुलिसकर्मियों को टारगेट करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया युवक सोशल मीडिया पर दिल्ली पुलिस की वर्दी में फोटो, यहां तक कि दिल्ली पुलिस के एक प्रोग्राम में पहुंचकर हाथ में हथियार के साथ फोटो लगाकर खुद को दिल्ली पुलिस का सब इंस्पेक्टर बताता था। इस मामले में आईजीआई थाने की पुलिस ने 23 साल के साहिल नाम के युवक को गिरफ्तार किया, जो अलवर राजस्थान का रहने वाला है। सामने आई जानकारी के मुताबिक साहिल खुद को दिल्ली पुलिस का ऑफिसर बताकर दिल्ली पुलिस में कार्यरत महिला पुलिसकर्मियों और दूसरी महिलाओं को टारगेट किया करता था। वो फेक प्रोफाइल, दिल्ली पुलिस की वर्दी, फर्जी आई कार्ड का इस्तेमाल करके लड़कियों से दोस्ती करने की कोशिश करता था। साहिल ने दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर के नाम से फर्जी प्रोफाइल बनाकर सोशल मीडिया पर अलग अलग आईडी बनाई हुई थी। इसके पास से फर्जी आई कार्ड, दिल्ली पुलिस की वर्दी, फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर, स्टैंप मार्क्स, दिल्ली पुलिस की स्टैंप लगे हुए कागजात बरामद किए गए हैं। वाहनों को ईंधन न देने का प्रतिबंध हटा, दिल्ली समेत एनसीआर के इन 5 जिलों के लोगों को मिलेगी बड़ी राहत। जब दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल की गाड़ियों को 1 नवंबर तक के लिए राहत दी गई है। आज की बैठक के बाद दिल्ली वालों को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली के लोगों को राहत देते हुए CAQM ने 1 नवंबर तक के लिए पुराने वाहनों को ईंधन न देने की योजना को स्थगित कर दिया। यह फैसला आज CAQM की बैठक में लिया गया। CAQM के आदेश पर दिल्ली सरकार ने 1 जुलाई से एंड ऑफ लाइफ गाड़ियां
10 साल पुराने डीजल और 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों को दिल्ली में ईंधन देना बंद कर दिया था। मैं साथ ही इन वाहन मालिकों पर 10,000 का जुर्माना भी लगाना शुरू कर दिया था, मैं जिससे लोगों के विरोध के बाद दिल्ली सरकार को 2 दिन बाद ही वापस लेना पड़ा था। लेकिन CAQM ने अपने फैसले से इस योजना को फिलहाल स्थगित भर कर दिया है। मैं इस बता दें कि CAQM के मुताबिक तेलबंदी की योजना अब 1 नवंबर 2025 को फिर से दिल्ली समेत गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, सोनीपत और गौतम बुद्ध नगर में भी लागू होगी। रेखा सरकार ने किया एक और वादा पूरा, जरूरी कार्य के लिए जिला स्तर पर करोड़ों का फंड मंजूरी। जब दिल्ली सरकार ने अपने बजट की एक और घोषणा को आज पूरा कर दिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में बुलाई गई आज कैबिनेट की बैठक में एकीकृत जिला परियोजना निधि या जिला परियोजना निधि को मंजूरी दे दी है। इस निधि से सभी सरकारी जिलों में छोटे लेकिन जरूरी विकास कार्यों को बिना किसी बाधा से पूरा किया जा सकेगा। इन योजनाओं के लिए 53 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के स्मार्ट सुशासन मंत्र पर आधारित है। हमारी सरकार सिस्टम का विकेंद्रीकरण करना चाहती है ताकि हर स्तर पर विकास योजनाओं को तेजी से पूरा किया जा सके। सेंसर बोर्ड ने फिल्म उदयपुर फाइल्स के आपत्तिजनक हिस्से को हटाया, हाईकोर्ट ने स्पेशल स्क्रीनिंग का दिया आदेश। यह सेंसर बोर्ड ने कहा है कि उसने फिल्म उदयपुर फाइल्स के आपत्तिजनक हिस्से को हटा दिया। सेंसर बोर्ड की इस सूचना के बाद दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस DK उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने फिल्म और उसके ट्रेलर की याचिकाकर्ता और सेंसर बोर्ड के वकीलों के लिए स्पेशल स्क्रीनिंग करने का आदेश दिया। मामले की सुनवाई आज यानी 10 जुलाई को होगी। हज यात्रा के लिए आवेदन शुरू, डिजिटल प्रक्रिया से आसान होगा सफर, कम अवधि हज का भी नया विकल्प। जी, हज यात्रा 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मैं दिल्ली हज कमेटी के अध्यक्ष कौसर जहां ने बताया कि इच्छुक लोग 31 जुलाई 2025 तक इंटरनेट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। यह डिजिटल प्रक्रिया हज यात्रा को और अधिक सुगम और पारदर्शी बनाने के लिए शुरू की गई है। बता दें कि इसके साथ ही कौसर जहां ने सभी भावी हाजियों को अग्रिम बधाई दी और आश्वासन दिया कि दिल्ली हज कमेटी आवेदन से लेकर यात्रा के हर चरण में पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी। यह कदम हज यात्रा को सरल और सुलभ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। ITO के आसपास से अब नहीं भरेगा पानी, सरकार ने जल भराव रोकने के लिए इलाके में किए प्रबंध। जी हां, ITO और आसपास जल भराव की समस्या को रोकने और बारिश के दौरान भी ट्रैफिक सुचारू रखने के लिए मंगलवार को दिल्ली के PWD मंत्री प्रवेश साहिब सिंह और LG विनय कुमार सक्सेना ने पूरे स्ट्रक्चर का इंस्पेक्शन किया। में नाले और स्टॉर्म वाटर ड्रेन का भी निरीक्षण किया। उन सभी कार्यों का भी निरीक्षण किया गया जिसे पूर्व में ITO और आसपास के एरिया में करने के लिए अधिकारियों को आदेश दिया गया था। मैं करीब 1 करोड़ की लागत से ITO और आसपास जल भराव रोकने के लिए प्रबंध किए गए हैं। डिजिटल क्लासरूम पहल के लिए 900 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करेगी दिल्ली सरकार, लगेंगे 18,996 स्मार्ट ब्लैक बोर्ड। ये दिल्ली के सरकारी स्कूलों के लिए खुशखबरी है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि कैबिनेट ने सरकारी स्कूलों के क्लासरूम में 18,000 से अधिक स्मार्ट ब्लैक बोर्ड स्थापित करने के लिए बजट को मंजूरी दे दी है। मसूद ने कहा कि CM श्री स्कूलों में 2466 स्मार्ट ब्लैक बोर्ड लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कुल 18,996 स्मार्ट ब्लैक बोर्ड लगाने का काम 5 चरणों में किया जाएगा। बैठक में ब्लैक बोर्ड के उपयोग के बारे में जानकारी देने के लिए जरूरी प्रशिक्षण मॉड्यूल को भी पारित किया गया है। बता दें कि एक बयान के अनुसार मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में कैबिनेट ने डिजिटल क्लासरूम पहल के लिए 900 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख घटकों को लागू करना है। दगाबाज निकला दोस्त मुझे बचा लीजिए, होटल में बंधक महिला ने पति को फोन कर मांगी मदद। जी, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। मैं जहां एक विवाहित महिला को 4 दिनों तक बंधक बनाकर दुष्कर्म किया गया। पीड़िता ने होटल के कमरे से इंटरकॉम के जरिए अपने परिजनों और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद एक्शन में आई पुलिस ने महिला को बंधन मुक्त कराया और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। महिला यूपी की रहने वाली है। आरोपी ने उसे अच्छी नौकरी दिलाने का झांसा देकर दिल्ली बुलाया था। मैं दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उसने महिला को रिसीव किया। इसके बाद उसे एक होटल में ले गया, मैं जहां उसे उसके पति को आरोपी ने वापस भेज दिया और महिला को बंधक बना लिया। पुलिस का कहना है कि यह मामला सिर्फ बंधक बनाने या दुष्कर्म का नहीं है, इसमें मानव तस्करी की आशंका भी है। पुलिस इस एंगल से भी मामले की जांच में जुटी हुई है कि कहीं सरफराज किसी मानव तस्करी गिरोह का हिस्सा तो नहीं है जो नौकरी का झांसा देकर गरीब मजदूरों को अपने जाल में फंसाता है।
इंडिगो की फ्लाइट से टकराए पक्षी, दिल्ली आ रहे विमान की पटना में इमरजेंसी लैंडिंग। जब पटना से दिल्ली आ रही इंडिगो की फ्लाइट में बर्ड हिट की वजह से पटना एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है। लैंडिंग के बाद इस फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया। इंडिगो यात्रियों के लिए दूसरी फ्लाइट का इंतजाम कर रही है। विमान में 175 यात्री सवार थे। बता दें कि समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार करीब 175 यात्रियों को लेकर दिल्ली आ रही इंडिगो का एक फ्लाइट बुधवार सुबह उड़ान भरने के बाद पटना के जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वापस लौट आया, क्योंकि पक्षी टकराने की वजह से उसके एक इंजन में तकनीकी खराबी आ गई थी। एयरपोर्ट के अधिकारियों ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि फ्लाइट में सवार सभी 175 यात्री और चालक दल के सदस्य सुरक्षित है। नॉर्थ दिल्ली के मजनू का टीला इलाके में डबल मर्डर से सनसनी, महिला और 6 साल के बच्चे की हत्या। जब उत्तरी दिल्ली के मजनू का टीला इलाके में 2 लोगों की हत्या का मामला सामने आया है। यहां एक महिला और 6 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई है। मैं करीब 22 साल की युवती और उसकी सहेली की बेटी की उनके घर में ही हत्या करने के इस मामले ने लोगों को सन्न कर दिया है। मैं जिस युवती का मर्डर हुआ है उसका कथित दोस्त फरार बताया जा रहा है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि युवती के फ्रेंड ने ही हत्या की होगी। मैं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मैं सिविल लाइन थाना पुलिस फॉरेंसिक टीम और क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची है। बता दें कि मजनू का टीला इलाके के बारे में बात करें तो यह दिल्ली का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक केंद्र है जो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। यह क्षेत्र अपनी सकरी गलियों, दुकान और कैफे के लिए जाना जाता है और दिल्ली विश्वविद्यालय के पास होने के कारण छात्रों के बीच काफी लोकप्रिय है। यमुना आरती में श्रद्धालुओं को अब नहीं होगी कोई दिक्कत, पर्यटन मंत्री ने वासुदेव घाट पर व्यवस्थाओं को लेकर के बैठक। जब वासुदेव घाट में अब श्रद्धालुओं को ई रिक्शा से लेकर पूजा के सामान की दुकान, प्रसाद के लिए निश्चित स्थान जैसी कई सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। मैं घाट की व्यवस्थाओं को लेकर दिल्ली के कला और पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने मंगलवार को एक बैठक की और घाट पर श्रद्धालुओं की सुविधाओं और व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की। बैठक में तय किया गया कि पीने के पानी की व्यवस्था, स्वच्छ और व्यवस्थित शौचालय और श्रद्धालुओं के बैठने और कपड़े बदलने के लिए जगह की जल्द से जल्द व्यवस्था की जाएगी। दिल्ली पुलिस का एएसआई रिश्वत लेते गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस के एक एएसआई यानी कि सहायक उप निरीक्षक को सीबीआई केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। मैं पुलिसकर्मी पर द्वारका इलाके में एक सब्जी बेचने वाले से रिश्वत के रूप में 35,000 रुपये लेने का आरोप है। आरोपी पुलिसकर्मी यह राशि दुकानदार को दुकान चलाने की अनुमति देने के बदले ले रहा था। पुलिसकर्मी ने दुकानदार से एक मुश्त 50,000 रुपये और हर महीने 5 से 10,000 रुपये की रिश्वत की मांग की थी, लेकिन बाद में 35,000 रुपये में डील तय हो गई थी। मामले की जानकारी देते हुए सीबीआई अधिकारी ने बुधवार को बताया कि द्वारका उत्तर पुलिस थाने में तैनात एएसआई सुभाष चंद्र और हेड कांस्टेबल ओमवीर लांबा ने सब्जी दुकानदार से उसे और उसके दोस्त को बाजार में अपनी दुकान चलाने की अनुमति देने के बदले 50,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। इसके अलावा दोनों पुलिसकर्मी उनसे 5 से 10,000 रुपये की रिश्वत हर महीने देने की मांग भी कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल ने क्यों कहा मुझे मिलना चाहिए नोबेल पुरस्कार। जब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सुशासन के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एलजी के रोकने के बावजूद उन्होंने जितना काम किया उसके बाद शासन और प्रशासन के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। केजरीवाल इससे पहले अपने 2 करीबियों साथियों मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के लिए भारत रत्न की मांग कर चुके हैं। यह संभवतः पहली बार है जब उन्होंने खुद को इस तरह किसी पुरस्कार का हकदार बताया है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता जैस्मीन शाह की किताब केजरीवाल मॉडल को पंजाबी भाषा में लॉन्च किया गया। पंजाब में मोहाली के कलकट भवन में आयोजित कार्यक्रम में अरविंद केजरीवाल ने एक नौकरशाह से नेता बनने की अपील कहानी सुनाई और दिल्ली में उनकी सरकार की ओर से किए गए कामकाज का भी जिक्र किया। उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनकी सरकार में हुए कामकाज की जमकर तारीफ की। ट्रैफिक पुलिस ने फिर भी कटेगा चालान। जब द्वारका एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार गाड़ी चलाने वाले ध्यान दें। अगर आप सोच रहे हैं कि वहां तो ट्रैफिक पुलिस है ही नहीं, चालान तो कटेगा नहीं, तो आप गलत सोच रहे हैं। वो दिन गए जब ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को नियम तोड़ने पर आपको हाथ देकर रोकना पड़ता था। द वीक की रिपोर्ट के अनुसार अब दिल्ली और गुरुग्राम में ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमरों का जाल बिछ गया है। मैं जो आपको नियमों का उल्लंघन करते तुरंत पहचान कर चालान कर सकते हैं। मैं चाहे आप तेज गति से गाड़ी चला रहे हो, मैं सीट बेल्ट न लगाई हो या बाइक
पर 3 सवारी जा रहे हो। ये कैमरे सीधे आपके फोन पर चालान भेजने के लिए तैयार हैं। बता दें कि 10 जुलाई से गुरुग्राम में NH48 और द्वारका एक्सप्रेसवे पर 15 ऐसे ऊंचे ट्रैफिक वाले स्थानों पर अत्याधुनिक ग्लोबल शटर ANPR कैमरे लगाए गए। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस और NHAI द्वारा स्थापित ये कैमरे 14 अलग अलग उल्लंघनों का पता लगाएंगे, जिनमें शामिल है तेज गति, सीट बेल्ट न पहनना, हेलमेट न पहनना, ट्रिपल राइडिंग, लेन काटना, गलत दिशा में गाड़ी चलाना। दिल्ली पुलिस ने इन तकनीकों को एक कदम और आगे बढ़ाया और पूरे शहर में 535 ANPR कैमरे लगाए हैं। मैं इनमें कुछ खास जगह शामिल है। आरोपी तस्लीम अहमद की जमानत पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। दिल्ली पुलिस से पूछा सवाल। दिल्ली दंगा 2020 के मामले में आरोपी तस्लीम अहमद की जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। मंगलवार को सुनवाई में अदालत ने दिल्ली पुलिस से पूछा था कि फरवरी 2020 के दंगों से जुड़े आरोपी कब तक जेल में रहेंगे, जबकि 5 साल बाद भी इस मामले में आरोप तय करने पर बहस अभी तक पूरी नहीं हुई है। करोल बाग अग्निकांड की न्यायिक जांच के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर, जाने पूरी जानकारी। ये दिल्ली के करोल बाग स्थित विशाल मेगा मार्ट में 4 जुलाई को हुई भीषण आग की घटना के संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इस हादसे में 2 लोगों की जान चली गई थी। याचिका गैर सरकारी संगठन कुटुंब ने दायर की है, जिसमें अदालत की निगरानी में मामले की स्वतंत्र जाँच की मांग की गई है। वहीं हाईकोर्ट ने NGO कुटुंब को दिल्ली के करोल बाग स्थित विशाल मेगा मार्ट में लगी आग की जाँच के लिए एक नई याचिका दायर करने को कहा है। फ्री में बस यात्रा, दिल्ली में अब महिलाओं के लिए सहेली स्मार्ट कार्ड, छपेगा नाम और लगेगी फोटो। जानिए पूरा प्रोसेस। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 12 साल और उससे अधिक आयु की महिलाओं और ट्रांसजेंडर को सभी DTC और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने के लिए सहेली स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा, जिस पर धारक का नाम और फोटो अंकित होगा। स्मार्ट कार्ड नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के तहत यह स्मार्ट कार्ड जारी किया जाएगा। बता दें कि मौजूदा कागज आधारित गुलाबी टिकट के विपरीत इस कार्ड से केवल DTC और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा की जा सकेगी। वह परिवहन के अन्य साधनों का उपयोग करने के लिए रिचार्ज और टॉपअप की जरूरत पड़ेगी। एक अधिकारी ने कहा, यह डिजिटल कार्ड प्राप्त करने के लिए आवेदक को दिल्ली का वास्तविक निवासी होना चाहिए, उसकी आयु 12 साल या उससे अधिक होनी चाहिए तथा उसके पास पते का वैध प्रमाण होना चाहिए। उन्हें DTC पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। वह सहभागी बैंक का चयन करना होगा तथा चुनी गई बैंक शाखा में पूर्ण KYC सत्यापन पूरा करना होगा। इस सड़क से पुल और स्कूल से शौचालय तक दिल्ली में अब नहीं रुकेगा कोई विकास कार्य। सीएम नई योजना का क्या ऐलान। जिला स्तर पर फंड उपलब्ध नहीं होने से अक्सर सड़क, पुल, स्कूल की मरम्मत कार्य, गौशालाओं के रखरखाव सहित अन्य छोटे काम समय पर नहीं हो पाते हैं। इसके समाधान के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में एकीकृत जिला परियोजना निधि और जिला परियोजना निधि को स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने कहा, इस योजना का उद्देश्य आधारभूत ढांचे, सामुदायिक सुविधाओं और सामाजिक कल्याण से संबंधित कार्यों के लिए फंड उपलब्ध कराना है। मैं लोक निर्माण विभाग, सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण विभाग, दिल्ली नगर विभाग, निगम आदि के माध्यम से स्थानीय स्तर की समस्याओं का समाधान होगा। यह योजना पूरी तरह से दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पोषित है। राजस्थान के चूरू में लड़ाकू विमान जगुआर क्रैश से 2 पायलटों की हुई मौत। राजस्थान के चूरू में वायुसेना का लड़ाकू विमान रतनगढ़ के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 2 पायलट की मौत हो गई है। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं राजलदेसर पुलिस थाने से भी दल रवाना किया गया। हादसे का शिकार हुआ यह विमान वायुसेना का एक फाइटर प्लेन था। हादसे की जाँच की जा रही है। राजस्थान के चूरू में बड़ा विमान हादसा हो गया। रतनगढ़ में अचानक वायुसेना का एक फाइटर प्लेन क्रैश हो गया। यह हादसा भानुदा गाँव में देखने मिला है। मैं समाचार एजेंसी PTI के अनुसार इस हादसे में 2 पायलटों की मौत हो गई है। पहले 62 लाख, अब 2 करोड़ गाड़ियां कबाड़ में जाएंगी। दिल्ली में पुराने वाहनों के बैन। दिल्ली में 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को ईंधन देने की पाबंदी फिलहाल के लिए रोक दी गई है। इसे दिल्ली NCR में 1 नवंबर से लागू किया जाएगा। इस पर आपने बड़ा बयान देते हुए कहा कि पहले 62 लाख गाड़ियां कबाड़ में जा रही थी, अब 2 करोड़ गाड़ियां जाएंगी। इसके साथ ही भाजपा पर जनता और CAQM को अलग अलग बातें बताकर गुमराह करने का आरोप भी लगाया है। आपसी सहमति से नहीं बने शारीरिक संबंध, शादी का झांसा देकर रेप के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट। दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक अहम फैसले में उस व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया जिस पर एक 53 साल की महिला के साथ शादी का झांसा देकर बलात्कार करने का आरोप है। न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा ने यह कहते हुए जमानत देने से मना कर दिया कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई ठोस साक्ष्य नहीं है, जिससे यह प्रतीत होता है कि आरोपी और पीड़िता के बीच संबंध आपसी सहमति से बने थे। न्यायालय ने माना कि महिला को झूठे वादों और धोखाधड़ी के माध्यम से गुमराह
किया गया था, इसलिए दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। अभियोजन पक्ष के अनुसार महिला की आरोपी से मुलाकात बाइक राइडर से ग्रुप के जरिए हुई थी, जहां वह ग्रुप का एडमिन था। आरोपी ने खुद को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में डिप्टी कमिश्नर के पद पर कार्यरत बताया था और धीरे धीरे महिला से नजदीकियां बढ़ाई। अभियोजन के अनुसार उसने महिला को शादी का झांसा देकर कई बार जबरन यौन संबंध बनाए। जब महिला ने शादी के लिए दबाव बनाया तो आरोपी ने व्हाट्सएप पर कथित तौर पर तलाक की अर्जी की एक प्रति भेजी और जल्द ही अपनी पत्नी से अलग होकर विवाह करने का आश्वासन दिया। भारत बंद 2025 बंगाल से लेकर चेन्नई तक दिख रहा भारत बंद का असर, कई जगह पुलिस से हुई झड़प। ये देश के 10 व्यापारी संगठनों के एक संयुक्त संघ ने सरकार की नीतियों, खासकर नए लेबर कोड और निजीकरण के विरोध में आज यानी कि 9 जुलाई राष्ट्रव्यापी हड़ताल या भारत बंद का आह्वान किया था। इस बंद में बैंक, ट्रांसपोर्ट, पोस्टल, कोयला खनन और निर्माण क्षेत्र से जुड़े कर्मचारियों के शामिल होने की उम्मीद थी। वहीं शैक्षणिक संस्थानों, खासकर स्कूल कॉलेज के खुले होने की उम्मीद की जा रही थी। ट्रेड यूनियन नेताओं ने कहा कि आज भारत बंद 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन और पुरानी पेंशन योजना जैसी मांगों के लिए भी आवाज उठाई जाएगी। भारत बंद का आयोजन करने वाली ट्रेड यूनियनों को उम्मीद है कि करीब 25 करोड़ से अधिक कर्मचारी, किसानों और कृषि मजदूर राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल हुई। कुछ राज्यों में ट्रेन सेवा बाधित किए गए। आशंका है कि प्रदर्शनकारी पटरियों पर धरना दिया। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को देश दुनिया के किस कोने में बैठकर देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।